हेलो बेटा, कैसे हाल है? सो जेई मेन का जो वन शॉट रीजन हमारा था, उसमें आज बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बड़ा भी है, थोड़ा सा लेंदी भी है, बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन जेई मेन में इसमें से बनता ही है। तो वर्क, पावर और एनर्जी 3 सेगमेंट पर अपन बात करनी है। पहले अपन बात स्टार्ट करेंगे वर्क से, ठीक है। पूरी कहानी को बहुत ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क के लिए अगर अपन बात करें तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला अपन जानते हैं। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ले लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, वर्क हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, ठीक है। जो चीज़ें बहुत बेसिक है और ये मेरे को मालूम है कि वो चीज़ आप जानते होंगे, तो उस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा जिस पर अपन को डिटेल में चीज़ को समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्वेश्चन में किस तरीके से काम में लिया जाता है, उस सेगमेंट पर अपन बहुत ढंग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो वर्क के बेसिक फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वर्क मिल जाएगा। वर्क के लिए जब फोर्स की हम बात करते हैं तो बेटा फोर्स के लिए दो चीजें मेरे सामने आती है, एक आता है कांस्टेंट फोर्स और एक आता है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। दोनों सिचुएशंस को किस तरीके से डील करना है। अगर कांस्टेंट फोर्स की बात आती है तो मुझे सीधे सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैं ऐसा कह दूं कि एफ आर कॉस थीटा, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस और थीटा, थीटा का मतलब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो कांस्टेंट फोर्स अगर होगा तो मैं सीधा डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। वेरिएबल फोर्स की अगर बात आएगी तो वेरिएबल फोर्स में मुझे काम किस तरीके से करना है, आगे स्लाइड में वो चीज आ भी जाएगी। यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि वेरिएबल फोर्स के केस में मैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेकर के उस डिस्प्लेसमेंट का वर्क कैलकुलेट करूंगा, फिर इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट पुट करके मैं टोटल वर्क को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक कहानी अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स के केस में सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वेरिएबल फोर्स के केस में अगर बात करेंगे तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो एलिमेंट्री या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अब इस कहानी को देख लेते हैं। यहां पर वेरिएबल फोर्स की अगर बात करें तो यहां पर हमने उस चीज को लिख भी रखा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने dr लिया, उसके लिए वर्क कैलकुलेट किया, एफ वेक्टर डॉट dr किया, इंटीग्रेशन किया टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए। यहां अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल P1 से P2 तक गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहां जो मैंने इंटीग्रेशन किया, उस इंटीग्रेशन में मैंने लिमिट लगा दी है P1 से P2 तक। जो सिचुएशन मेरे सामने होगी, दिस इज द जनरल केस, ये जनरल बात की जा रही है। जो सिचुएशन मेरे सामने होगी मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर और dr वेक्टर लूंगा, फिर मैं डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में इस चीज को किस तरीके से काम में लेना है, मुझे फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा या मैं उसको वेक्टर फॉर्म में बना लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। फोर्स वेक्टर आ गया मेरे पास में एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ठीक है। फोर्स का वेक्टर मेरे पास में ये आ गया, ये एक्स वाला कंपोनेंट हो गया, वाई वाला कंपोनेंट हो गया। dr वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो dr वेक्टर इक्वल्स टू dxi प्लस dy एक्स वाला थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, वाई वाला थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, dr वेक्टर मैंने ये लिखा। तो dw इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, और डॉट में लिखूंगा dxi प्लस dy। डॉट प्रोडक्ट हम बेसिकली जानते हैं आई और आई, जे और जे, के और के का होता है। आई और आई का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, जे और जे का करूंगा तो एफ वाई डी वाई आ जाएगा। ये मैं मान करके चल रहा हूं कि एक्स वाई प्लेन में बात है, 3 डायमेंशनली भी बात हो सकती है। अगर 3 डायमेंशनली बात हो तो यहां पर एफ जेड के कैप और आ जाएगा, यहां पर डी जेड के कैप और आ जाएगा, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन में मेरे सामने सिचुएशन होगी, इट हार्डली मैटर्स, मुझे बेसिक कहानी समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास में फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म आ गया, अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है और मेरे पास में वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा, एक्स वाला कंपोनेंट लेकर के एक्स की लिमिट लगा दूंगा, इसी तरह से यहां पर वाई वाला कंपोनेंट लेकर के मैं वाई की लिमिट लगा दूंगा, और अगर जेड वाला कंपोनेंट भी आ रहा है तो उसको लेकर के मैं जेड की लिमिट यहां से यहां तक पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल फोर्स के केस में मुझे काम करना है। ये dr वेक्टर मैं अपनी तरफ से लूंगा, फोर्स का वेक्टर क्वेश्चन के बेसिस पर मुझे मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा, सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। कहानी कहने सुनने में तो समझ में आई, अभी जब क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तब रियलिटी अपने सामने आएगी कि कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे इस चीज को अप्लाई करना है। उससे पहले वर्क के नेचर पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। नेचर का मतलब यहां पर है कि वर्क का साइन कैसा होगा, ठीक है। सो वर्क के लिए बेसिक चीज हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है।
थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, थीटा 90 से ज्यादा है तो वर्क नेगेटिव आएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वर्क की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए नेगेटिव, और इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए 0 आएगा। वर्क के 0 होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो रहे बेटा, एक तो ये कि फोर्स की वैल्यू ही 0 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और तीसरा हम यहां पर बात कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। सो अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द वर्क टू बी 0, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिनमें वर्क की वैल्यू 0 आ सकती है, तो तीन पॉसिबिलिटीज बोलेंगे, इधर द फोर्स इज 0 और डिस्प्लेसमेंट इज 0 और थीटा इज 90 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो। ये हुई वर्क के नेचर की बात। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो डिस्कस किया क्वेश्चन में अप्लाई किस तरीके से होगा, इस सेगमेंट को देखना है ध्यान से। क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व कैसे किया जाएगा। अ फोर्स ऑफ F इक्वल्स टू 5y प्लस 20j, इस फोर्स को देखो ध्यान से। यहां फोर्स से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। पहली इंफॉर्मेशन तो है कि फोर्स की वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है। दूसरा यहां पर j कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द y एक्सिस। ठीक है, सो मुझे वेक्टर फॉर्म को रीड करना आना चाहिए, मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म को पढ़ना आना चाहिए। तो यहां पर मैंने जब फोर्स को देखा तो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई कि वेरिएबल फोर्स है और y एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 10 मीटर, 0 से 10 तक पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, उसके लिए वर्क कितना होगा। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की थी कि वेरिएबल फोर्स के केस में क्या करना है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखे, ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म ही है, फोर्स है 5y प्लस 20 और j आ गया। डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर हम लिखे हमारी तरफ से dxi dy j, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट बोल दूं तो i और i j और j का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। यहां पर j है, i वाली टर्म नहीं है, तो केवल j और j का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 5y प्लस 20 और dy आएगा बेटा, x वाली टर्म का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पर i वाली टर्म है ही नहीं, तो j और j का डॉट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे y की लिमिट पुट करनी है क्योंकि dy है, और y की लिमिट दी हुई है 0 से 10। आगे की कहानी आप संभाल सकते हैं बहुत आसानी से कि वर्क कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन हमने ये लिख दिया y की फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y की लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद में वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। ये कहानी क्लियर हुई अपनी। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये है जिसमें हमने वेरिएबल फोर्स की बात की। दूसरे एग्जांपल पर बात करते हैं, वैरायटीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसी वैरायटीज एग्जाम में बन सकती है। अब यहां पर फोर्स लिखा हुआ है माइनस xi प्लस yj, इसको भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें भी फोर्स वेरिएबल है। ये फोर्स का x वाला कंपोनेंट जो x है, ये फोर्स का y वाला कंपोनेंट जो y है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A, कोऑर्डिनेट गिवन है 1 और 0, टू B, कोऑर्डिनेट है 0 to 1, अलोंग द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट मुझे इस फिगर में शो किया हुआ है, ये x y एक्सिस है, पार्टिकल A से B तक इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया गया। दोनों पोजीशंस के मेरे पास में कोऑर्डिनेट है, फोर्स मेरे पास वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है तो डायरेक्ट हमें वही अप्रोच लगानी है जो भी हमने डिस्कस की थी कि फोर्स का वेक्टर फॉर्म हमने नोट कर लिया माइनस xy प्लस yj, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। dr वेक्टर की मैं बात करूंगा तो अगेन dxi और dyj। ठीक है, तो w इक्वल्स टू इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो माइनस x dx प्लस में इंटीग्रेशन y dy, j और j का कर दिया, i और i का कर दिया, तो ये माइनस x dx और y dy। ठीक है, अब यहां पर x की लिमिट्स आएंगी। x की लिमिट क्या होंगी, x का कोऑर्डिनेट देख लो, इनिशियली x की वैल्यू है 1 और फाइनली x की वैल्यू है 0, तो ये लिमिट होगी 1 से 0 तक। इन द सेम वे यहां पर मैं y की लिमिट पुट करूंगा तो 0 से 1 तक हो जाएगी, इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, फाइनल आंसर निकालो। ठीक है, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के केस में दोनों क्वेश्चंस में बेटा अगर हम बात को देखें तो दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या किया कि भाई फोर्स का वेक्टर फॉर्म हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, dr वेक्टर हमने हमारी तरफ से नोट किया i और j की फॉर्म में, क्योंकि फोर्स मुझे i और j की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर यही फोर्स i, j और k तीनों की फॉर्म में दिया होता तो dx, dy और dz तीनों की बात करता।
YZ प्लेन में फोर्स दिया हुआ था तो मैं dy और dz की बात करता, x और z प्लेन की बात होती, जैसे यहां पर i और k की अगर बात होती तो मैं dx और dz की बात करता। ठीक है, मतलब जैसे फोर्स की कहानी हो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे डी वेक्टर की कहानी लिखनी है। यहां पर I और J है तो यहां पर भी I और J लेना है, I J के तीनों है तो तीनों लेने हैं। इस बात को क्लियर रखना अपने माइंड में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है। अगर तीनों होंगे तो मेरे पास में एक x के लिए, एक y के लिए और एक z के लिए टर्म आएंगी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होंगी, उनके बेसिस पर अपन लिमिट पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स की बात हुई। अब वर्क से रिलेटेड एक वैरायटी और बनती है, वो है ग्राफ वाला क्वेश्चन। ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए पहले ग्राफ की कहानी को समझ लेते हैं। मुझे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये एक जनरल बना लिया कि P1 से P2 तक, यहां से यहां तक हमारा पार्टिकल गया, R1 से R2 तक। अब मुझे इस ग्राफ से अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट अपने दिमाग में रखो कि अगर मेरे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सिस है उनके बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन का मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। दैट विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है इसमें कि हमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो ऐसा हो सकता है पॉजिटिव साइड में, और फिर हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट नेगेटिव साइड में भी हो। ठीक है, यहां वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि भाई पॉजिटिव साइड का ग्राफ है तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव साइड का ग्राफ है तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, वर्क पॉजिटिव आ गया, ये एरिया कैलकुलेट करना है, वर्क नेगेटिव आ गया। एलजेब्रिक सम करना है, सो ऑटोमेटिकली इस पॉजिटिव में से ये वाली चीज माइनस हो जाएगी। ठीक है, या तो इस बात को इस तरह से दिमाग में रख लो कि भाई पॉजिटिव साइड का एरिया लेकर के नेगेटिव साइड का जितना भी एरिया आएगा मैं उसको उसमें से माइनस कर दूंगा। अल्टीमेटली दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, दैट विल बी द वर्क डन। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो चीज हमने डिस्कस की है वो यहां लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखें तो ग्राफ से रिलेटेड किस तरीके की चीज बनेगी। क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर आप तो ग्राफ वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में तो कहीं ग्राफ दिखाई दे नहीं रहा है। सही बात है बेटा, तो यहां पर एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहता है कि ग्राफ बनाइए, कई बार क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करूं या सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व करूं। दिस विल बी योर चॉइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए लिया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन? अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है 15 मीटर तक डिस्प्लेस करने के लिए। देयर आफ्टर उसके बाद he gets progressively tired, थक गया, and his applied force reduces linearly with distance to 100 न्यूटन। अब डिस्टेंस के साथ वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स लीनियरली डिक्रीज होता जा रहा है डिस्टेंस के साथ में, और वो डिक्रीज होकर के 100 न्यूटन तक आ गया। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर। टोटल जो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 30 मीटर। पहले 15 मीटर के लिए 200 न्यूटन का फोर्स लगा, उसके बाद में फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के साथ में लीनियरली डिक्रीज हुई, 100 न्यूटन तक फोर्स आ गया, और टोटल 30 मीटर किसका? इसका मतलब जो लीनियरली डिक्रीज हुआ उस ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 माइनस 15 कर दो, मतलब 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सही बात है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स? ठीक है, तो टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं, इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब FDS या FR cos थीटा लगा करके, और मैं अगर इस क्वेश्चन को चाहूं तो ग्राफ से भी सॉल्व कर सकता हूं। बस जो इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे ग्राफ प्लॉट करना आ जाना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, देखना ध्यान से, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली फोर्स की वैल्यू 200, ये न्यूटन में है, ये हमारा मीटर में है। स्टार्टिंग के 15 मीटर तक के लिए अगर बात करें, यहां पर 15 मीटर कंप्लीट हो गया 0 से 15, तो 200 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में फोर्स की वैल्यू लीनियरली डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते 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 ये वैल्यू
यहां पर आ गई है 100 न्यूटन की, जब यहां वो 30 मीटर की पोजीशन पर पहुंच गया। क्वेश्चन नहीं यही कहा? तो स्टार्टिंग में 15 मीटर के लिए तो 200 न्यूटन हो गया, और अगले 15 मीटर के लिए वो लीनियरली डिक्रीज होता हुआ 100 न्यूटन पर पहुंच गया। मुझे यहां से यहां तक का टोटल वर्क कैलकुलेट करना है बेटा। तो अब मैंने ग्राफ बना लिया, मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा। एरिया तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर ये ट्राइंगल का एरिया ले लो, रेक्टेंगल का एरिया ले लो, 3 एरिया कैलकुलेट करके तीनों का टोटल कर दोगे, टोटल वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो बन रहा है ये ट्रेपेजियम भी, आप चाहो तो इसका पूरा एरिया एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स। जैसे यहां पर ये पैरेलल साइड्स बनेंगी तो ये कितना है और ये कितना है, दोनों का सम यहां पर आ जाएगा, और इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ यहां पर आ जाएगा। टोटल एरिया एक साथ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ऐसे ही करना है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। बाकी ट्रेपेजियम के लिए एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे, वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करेंगे इट विल बी इजी, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहां से यहां तक स्टार्टिंग के 15 मीटर के लिए अगर बात करोगे तो एफ एस कोस थीटा वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, बट 15 से 30 मीटर तक फोर्स वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में आपको एफ डी आर कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, फिर वही वेक्टर फॉर्म लेकर के डी आर को डी एक्स आई और डी वाई जे वैसा करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से, 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं ग्राफ से सॉल्व करूंगा तो आई थिंक इट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो जेई के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये होती है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। फिर साथ में हम ये भी देखते हैं कि कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है, कौन सा मेथड ऐसा हो सकता है जिससे अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो थोड़ा जल्दी आंसर निकल जाए। टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ग्राफ से सॉल्व करूंगा तो फटाक से आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर भी चॉइस आपकी है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो ग्राफ ही ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ही। अरेंज द 4 ग्राफ्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल वर्क डन। 4 ग्राफ मुझे दे रखे हैं ए बी सी डी, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात हो रही है वर्क डन की। W1, W2, W3, W4 आर द वर्क डन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिगर ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है वो मुझे ये दे रखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले और सबसे कम जो वर्क डन है वो लास्ट में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बेटा अब ऐसे क्वेश्चन में एक सोच तो ये हो सकती है कि भाई मैं यहां पर वर्क कैलकुलेट करूं, यहां भी कैलकुलेट करूं, चारों केसेस में मैं वर्क को कैलकुलेट करूं, फिर मैं उनको कंपेयर करूं, ठीक है। और अगर आपको केवल असेंडिंग और डिसेंडिंग की कम और ज्यादा की बात करनी है तो एक जनरल स्टडी के बेसिस पर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचोगे, कैलकुलेशन के बिना आप पता लगा सकते हो कहां कम है कहां ज्यादा है, ठीक है। जैसे इस फिगर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर वर्क नेगेटिव है और यहां पर वर्क पॉजिटिव है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो ट्राइंगल जैसा यहां बना ट्राइंगल वैसा यहां बना, मतलब जितना नेगेटिव आया उतना पॉजिटिव आया, तो यहां पर वर्क डन आ गया 0, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बी में अगर मैं बात करूंगा तो ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक तो टोटल वर्क आ गया 0। अब ये वाला जो पोर्शन है इसका वर्क आएगा पॉजिटिव, तो W2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जरूरत पड़ेगी तो आगे कैलकुलेट करेंगे। अभी इतना बोला कि यहां जो वर्क आ रहा है वो इतने एरिया के बराबर आ रहा है एंड दैट इज पॉजिटिव। सी में अगर बात करें तो ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, आपस में कंपनसेट हो गए, मामला खत्म हो गया, ये पॉजिटिव आ गया ये पॉजिटिव आ गया, तो यहां का जो टोटल वर्क है W3 वो भी पॉजिटिव आया। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक रेक्टेंगल यहां बना है, वैसा ही रेक्टेंगल यहां बना है, तो ये वर्क तो दोनों का इक्वल आ गया, इसमें ट्राइंगल और एक्स्ट्रा है, तो यहां पर कुछ पॉजिटिव वर्क और ऐड हो गया, इसका मतलब W3 की वैल्यू W2 से ज्यादा हो गई। यहां 0 है यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव इससे ज्यादा है, राइट। फोर्थ केस में अगर बात करें तो ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, कंपनसेट हुआ, टोटल यहां तक तो 0 आया, इसको कैलकुलेट करूंगा उतना नेगेटिव आया, इसको कैलकुलेट करूंगा ये पॉजिटिव आया, ये एरिया इस एरिया से ज्यादा है ऑब्वियसली, तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा हुई, तो यहां जो टोटल वर्क आएगा
दैट विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? बस इससे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो जाएगी। सबसे ज्यादा ये हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है, फिर उसके बाद में ये है, फिर उसके बाद में ये है, फिर उसके बाद में ये है। सो W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W4। दिस इज द ऑर्डर। और मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट ऑप्शन में यही बात लिखी हुई है। इज दैट क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर हुई 100% तरीके से? चलो जी, ये वर्क से रिलेटेड कुछ बात हुई, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वेरिएबल फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। वेरिएबल फोर्स का आता है या ग्राफ का क्वेश्चन आता है, तो वो सेगमेंट अपन ने डिस्कस किया कि किस तरह से क्वेश्चन में हम उन चीजों को अप्लाई करेंगे। अब छोटी सी बात पावर से रिलेटेड और कर लेते हैं। छोटी सी बात इस वजह से कह रहा हूं कि पावर के बारे में कुछ स्पेशल डेफिनेशन, स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड में जितना वर्क होता है उसी को हम पावर कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हो गया dW अपॉन dt। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में बात करेंगे तो F डॉट V। वर्क के लिए मैंने याद रखा है F डॉट R या S, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। पावर के लिए अगर बात करूं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ जाएगी। तो पावर के लिए F डॉट V हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन में एक इस बात का ध्यान और रखना, कई बार रोटेशनल मोशन में बात की जाती है पावर की, तो रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह आएगा टॉर्क और लीनियर वेलोसिटी की जगह आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ये बात हम एनालॉजी के बेसिस पर भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ट्रांसलेटिव मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में एनालॉजी अगर लेकर के चले तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स की जगह टॉर्क आता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ये सारी चीजें, ये एनालॉजी अगर मेरे माइंड में क्लियर है तो मैं वैसे ही इससे ये फॉर्मूला बता दूंगा कि फोर्स की जगह टॉर्क और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा है, कहानी असली तब समझ में आएगी जब क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m एक्सेलरेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर वो x इक्वल्स टू 0 पर है, एंड इनिशियली एट रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। व्हाइल द इंजन सप्लाइज कांस्टेंट पावर, जब पावर सप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, ठीक है, और पावर की वैल्यू p है। द पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मुझे पोजीशन x चाहिए t की फॉर्म में, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, पावर इज कांस्टेंट, x चाहिए मुझे t की फॉर्म में, पोजीशन टाइम की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, कैसे करें? p इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला Fv, फोर्स और वेलोसिटी अगर मैं सेम डायरेक्शन में लेकर के चल रहा हूं क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स हो गया, तो मैंने cos 0 कर दिया, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो p इक्वल्स टू Fv आ गया। p इक्वल्स टू F को मैंने लिख दिया ma और ये साथ में आ गया v, और p इक्वल्स टू a को मैंने लिख दिया है dv अपॉन dt और इनटू में v, तो v dv इक्वल्स टू ये आ जाएगा p अपॉन m dt। क्यों किया है समझ में आ रहा है? v चाहता हूं अभी मैं t की फॉर्म में, क्योंकि v t की फॉर्म में आ जाएगा, फिर मैं उससे x निकाल लूंगा t की फॉर्म में, तो ये v dv इक्वल्स टू p अपॉन m dt, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इनिशियली वेलोसिटी 0 है, t टाइम पर वेलोसिटी को v मान लेते हैं, इसको सॉल्व करूंगा तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा p अपॉन m कांस्टेंट है, t आ जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2p अपॉन m इंटू t आ जाएगा। क्लियर? तो v इक्वल्स टू रूट 2p अपॉन m कांस्टेंट रूट t अलग लिख लिया क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा, और v हो गया है मेरे पास में dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू रूट 2p अपॉन m और रूट dt, सॉरी रूट t, तो dx इक्वल्स टू रूट 2p अपॉन m रूट t dt। वैसे आगे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आगे की कहानी अगर आपको समझ में आ जाए तो आप मेरे से भी आगे सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। तो t इक्वल्स टू 0 पर ये 0 है, t पर ये x है, दिए इसको सॉल्व किया तो x आ गया, रूट 2p अपॉन m को बाहर ले लिया, t की पावर 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन करूंगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास में x t की फॉर्म में आ जाएगा। बस छोटा सा ध्यान इस बात का रखना कि कोई चीज रूट के अंदर से शायद बाहर निकालनी पड़े, बाहर से उसको रूट के अंदर डालनी पड़े,
मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा रिजल्ट आता है उसको सेट करके देख लेना, ऑप्शन कोई ना कोई तो मिलेगा ही, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि आपने जिस तरह से आंसर निकाला वही बात ऑप्शन में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी हुई हो, बात वही होगी, तो उस चीज को थोड़ा सा चेक कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर अपना आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है भाई, पावर से रिलेटेड। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी ड्रॉपर, रेत डाल रहे हैं एक स्टेशनरी ड्रॉपर, कोई सिस्टम है रेस्ट में है, उससे रेत लगातार गिर रही है एट अ रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतना केजी रेत उसके ऊपर गिर रही है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जो बेल्ट 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। द पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उसको उसी वेलोसिटी से चला करके रखना है, बेल्ट को उसी वेलोसिटी से चलाना है, तो उसके लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन अच्छा है, किस सेंस में अच्छा है वो मैं आपको बता देता हूं कि P इक्वल्स टू एफ डॉट वी है, तो P इक्वल्स टू एफ वी सेम डायरेक्शन में है, फोर्स लगाना है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, तो cos 0 हो गया, तो P इक्वल्स टू एफ वी आ गया, ठीक है। अब F की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा F इक्वल्स टू एम ए, इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है, समझना है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से। एक्चुअल में F इक्वल्स टू एम ए कहां से बनता है, सेकंड लॉ से बनता है, F इक्वल्स टू डीपी अपॉन dt, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू डीपी अपॉन dt। कैसे बना, F इक्वल्स टू डी अपॉन dt, P को मैंने लिखा है mv, तो F इक्वल्स टू m कांस्टेंट, v का किया, फिर v कांस्टेंट, m का किया, ये इस तरीके से आया। अब उसमें हम ये कहते हैं कि भाई अगर m कांस्टेंट होता है तो ये टर्म 0 हो जाती है और F इक्वल्स टू m dv अपॉन dt का मतलब a हो जाता है। तो बेसिकली ये जो हम F इक्वल्स टू m में लिखते हैं वो हम तब लिख रहे हैं जब m को कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का, इस क्वेश्चन में स्पेशल बात ये है और इसी बात के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं कि इसमें m कांस्टेंट होने पर F इक्वल्स टू m में लिखते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि F इक्वल्स टू m में कब लिखना है। अगर आपने कहीं F इक्वल्स टू m में यूज में लिया है, इट मींस यू आर कीपिंग द मास एज कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट ले रहे हो तब ये लिख रहे हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा और v कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म 0 बनेगी, ये वाली टर्म बचेगी, तो F इक्वल्स टू v dm अपॉन dt आएगा, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो F इक्वल्स टू m में लिख सकते हो, अगर v कांस्टेंट है तो F इक्वल्स टू v dm अपॉन dt। गौर से देखें हमारे क्वेश्चन में मास चेंज हो रहा है 0.5 kg पर सेकंड, हर सेकंड में इतना मास आकर के ऐड होता जा रहा है एंड वी वांट टू कीप द कन्वेयर बेल्ट टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम v को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, v को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो हम F इक्वल्स टू v dm अपॉन dt लिखेंगे, ना कि F इक्वल्स टू m में लिखेंगे। तो हम F इक्वल्स टू v dm अपॉन dt लिखेंगे, इसलिए ये चीज नहीं लिखेंगे, तो P इक्वल्स टू यहां पर बनेगा v dm अपॉन dt और इनटू में v, तो P इक्वल्स टू v स्क्वायर dm अपॉन dt। आगे कहानी समझ में, तो P इक्वल्स टू v स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज गिवन 25 हो गया, dm अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 0.5, सो मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.5 वॉट, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा। इस सेगमेंट को ध्यान रखना, अगर कोई डाउट हो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मिस मत करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन मुझे दिखाई दे रहा है उसी के बेसिस पर कह रहा हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with the time as a equals to k square r t square। पहले इतनी कहानी समझ ले, k कांस्टेंट है, m मास का एक पार्टिकल है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन लगता ही है। उस सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू ये दी हुई है, तो मैं इसको लिख रहा हूं ac, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। कंफ्यूजन किससे होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के साथ में एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात और आती है, तो इसलिए मैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन को AC लिख रहा हूं। टेंजेंशियल अगर होगा तो मैं उसको AT लिखूंगा, तो AC इक्वल्स टू k स्क्वायर r t स्क्वायर। वेरी गुड, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक बात है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय,
तो जो भी फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है उसकी वजह से पार्टिकल को कितनी पावर मिलेगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम v स्क्वायर अपॉन आर भी लिखते हैं, तो इसका मतलब v स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब v इक्वल्स टू k आर टी आ गया। बात क्लियर है ना बेटा, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो v की वैल्यू t पर डिपेंड है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड टाइम के साथ में चेंज हो रही है। अब सर्कुलर मोशन का फंडा अगर आपको मालूम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है डायरेक्शन को चेंज करना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका काम होता है स्पीड को चेंज करना। सो यहां स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी काम कर रहा होगा। अब अगर मैं फिगर में शो करूं और कहता हूं कि पार्टिकल की जैसे ये पोजीशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो गया। वर्क डन या पावर की अगर बात आती है तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स विल बी जीरो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन या फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा, इसलिए वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन विल बी जीरो ऑलवेज। चाहो तो इस स्टेटमेंट को नोट कर लेना कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स से वर्क डन हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी वर्क होगा वो इसकी वजह से होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा है द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स, तो यहां पर अंडरस्टूड है कि फोर्स कौन से वाले की बात हो रही होगी, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है। चलो जी, v की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब अगर मैं ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूं तो dv अपॉन dt कर दूं, यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज kr, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात होगी। पावर कैलकुलेट करना है तो fv p इक्वल्स टू, अब यहां पर m कांस्टेंट है तो m a लिख सकता हूं इनटू में v, at है यहां पर, ac नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वही वाली बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लूंगा क्योंकि फोर्स कौन सा कंसीडर करूंगा, ये वाला, इसी की वजह से वर्क हो रहा है। इसकी बात करूंगा तो फोर्स और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर 80 आ गया, P इक्वल्स टू m। अच्छा, 80 की वैल्यू कितनी, kr, v की वैल्यू कितनी, krt, सो P इक्वल्स टू m k स्क्वायर r स्क्वायर t। बेटा ये आंसर बना, m k स्क्वायर r स्क्वायर t। अब मेरी बात का ध्यान रखना, इसमें आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले भी मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता भी है। जैसे मैंने बोला कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब आपने जल्दबाजी में फोर्स में केवल टेंजेंशियल की बात कर ली, गड़बड़ हो जाएगी। केवल सेंट्रीपिटल की बात की, गड़बड़ हो जाएगी। दोनों की बात करो, फिर आपको पता लगेगा कि सेंट्रीपिटल की वजह से जीरो आएगा। जल्दबाजी में अगर आपने केवल एसी ले लिया तो वर्क डन जीरो बोल दोगे और ये ऑप्शन टिक कर दोगे। उसने स्पेसिफिकली आपसे बोला नहीं है पार्टिकल बाय द फोर्स। अब ये आपको सोचना है कि कौन से फोर्स की बात हो रही है। फोर्स तो दोनों ही है, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी है। सेंट्रीपिटल का वर्क डन जीरो आएगा, इसका मतलब टेंजेंशियल का निकालना है। टोटल वर्क हमारे पास में पावर या वर्क यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m as shown in the figure moving with kinetic energy E compresses a spring through a distance of 25 cm when its speed is halved। यहां से m मास का एक ब्लॉक आ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E है, उसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट किया और स्प्रिंग में कंप्रेशन आया 25 सेंटीमीटर का। जब 25 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आया तो इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो आधी हो गई, हाफ हो गई। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ यूज्ड स्प्रिंग विल बी NE, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात पोटेंशियल एनर्जी की भी है, आगे हम पोटेंशियल एनर्जी का पूरा सेगमेंट डिस्कस करेंगे, बट यहां हम पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहां भी डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि ब्लॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आने के साथ में उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगी और कंप्रेशन बढ़ने के साथ में स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 25 सेंटीमीटर कंप्रेस होने में स्पीड हाफ हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखूंगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
अब स्पीड हाफ होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हाफ हो गई, ये वैल्यू हाफ होने का मतलब स्क्वायर करने से 1/4 आएगा। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो E है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं उसको E/4 कह दूं, क्योंकि स्पीड हाफ हो गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ यही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन है, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। अच्छा जी, कैलकुलेट करें तो E माइनस E/4 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दूं, ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई, दैट इज 3E/4 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, 25 इंटू 10⁻⁻2 आया। x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, k को मैं कैलकुलेट कर लूंगा, e की फॉर्म में k की वैल्यू आएगी, e के इनटू में जो आएगा उसी को यहां पर n का हुआ है, चेक करके देख लेना n की वैल्यू क्या आ रही है। तो k को कैलकुलेट कर लूंगा e की फॉर्म में और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहानी समझ में आई है नहीं? तो यहां स्प्रिंग वाले केस में कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलो जी आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की बेसिक कहानी तो हमें मालूम ही है कि काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड है, मतलब जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। बेसिक फॉर्मूला अपन जानते हैं, हाफ mv² है। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अगर बात करें तो हाफ mv², रोटेशन में अगर बात करेंगे तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि भाई एनालॉजी के बेसिस पर अपन कह सकते हैं, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिख दो, ये रोटेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मास पॉजिटिव होगा और v का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। मैं इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में p²/2m भी लिख सकता हूं, ये बेसिक कहानी अपन जानते ही है। ट्रांसलेटिव मोशन के केस में, रोटेशन मोशन के केस में अगर बात करूंगा तो p की जगह j या l आ जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, तो j²/2i बन जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड अगर बात करें तो ग्राफ पूछा जाता है, तो ग्राफ से रिलेटेड अगर बात करें तो भाई ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी p और j के बीच, मतलब मैं ट्रांसलेटिव मोशन के लिए बात कर लूंगा, एज इट इज आप रोटेशन मोशन के लिए उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे p और रूट e के बीच में अगर ग्राफ चाहिए तो मैंने लिखा था e इक्वल्स टू p²/2m है। ठीक है, रूट ले लूंगा तो रूट e प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा, इसका मतलब p और रूट e के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, रूट e और 1/p के बीच में अगर देखूंगा तो 1/p का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/p, इसका मतलब ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x की कंडीशन बनेगी, हाइपरबोला। ध्यान रखना रूट e और p के बीच में अगर चाहिए तो स्ट्रेट लाइन है, रूट e और 1/p के बीच में चाहिए हाइपरबोला। e काइनेटिक एनर्जी e और p² के बीच में अगर चाहिए तो e प्रोपोर्शनल टू p² है, इसका मतलब यहां पर भी जो ग्राफ आएगा p² के साथ में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, कुछ मिसप्रिंट है ये। ठीक है, e और p के बीच का जो ग्राफ आएगा, ये तो e और p² के बीच में हुआ, ये e और p का आएगा जो पैराबोला है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना कि ग्राफ किसके साथ में दिया हुआ है, उसके लिए बेसिक ग्राफिकल अप्रोच अपन को मालूम होनी चाहिए। भाई y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, प्रोपोर्शनल टू x² होता है तो पैराबोला आता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ अपन बनाएंगे। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में चीजें किस तरीके से काम करेंगी। इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, कितना परसेंट बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू p²/2m है। ठीक है, अगर मैं p की इनिशियल वैल्यू को x मान करके चलूं तो p की फाइनल वैल्यू हो गई है x प्लस 20% ऑफ x, 20% बढ़ा दी तो x प्लस x/5 हो गया, दैट इज 6x/5। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इतना आ गया, तो इनिशियल आ गया है, इनिशियल एनर्जी आ गई है x²/2m, p की वैल्यू को मैंने x कर दिया। फाइनल की अगर बात करूंगा तो मोमेंटम कितना हो गया 6x/5, तो 6x/5 का स्क्वायर/2m, ये आ गया 36/25 और ये आ गया x²/2m। कहानी समझ में आई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। परसेंटेज की अगर बात करनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, अपॉन में इनिशियल करूंगा, इनटू में 100 करूंगा, तो दिस माइनस दिस करूंगा, तो 36/25 -1
अपॉन में 1 इंटू 100, इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ रहे होंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन कैंसिल, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 11 अपॉन 25 इंटू 100, दैट इज 44%। ये कैंसिल हुआ 44%, 44%। कैलकुलेशन का तरीका समझ में आया? तो p को 20% बढ़ाने के बाद में कितनी वैल्यू हो गई, इनिशियल और फाइनल मिल जाएगा। चेंज देख लेंगे, फ्रैक्शनल चेंज देख लेंगे, परसेंटेज चेंज के लिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, एक वैरायटी तो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करें तो। दूसरी कहानी क्या बनती है वो देखो। टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस 4 ग्राम एंड 16 ग्राम, दो पार्टिकल है, मास दिया हुआ है, वन का मास दिया हुआ है 4 ग्राम और 2 का दिया हुआ है 16 ग्राम। चलो, रेस्पेक्टिवली आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। इसकी काइनेटिक एनर्जी E1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी E2, दोनों को इक्वल कर दिया। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम इज n/2। उनका जो मोमेंटम है उस मोमेंटम का रेशियो n/2 है। सो मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये रहा क्वेश्चन सामने। काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वल कर दो। मोमेंटम की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिख लें, E = p² अपॉन 2m। यहां से फर्स्ट के लिए अगर लिखेंगे तो p1² अपॉन 2m1, सेकंड के लिए अगर लिखेंगे तो p2² अपॉन 2m2। ठीक है, E1 और E2 को इक्वल कर दे तो p1² अपॉन 2m1 = p2² अपॉन 2m2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p1² अपॉन p2² = m1 अपॉन m2। क्लियर है? m1 और m2 मेरे पास में गिवन है, तो 4 अपॉन 16 करूंगा 1/4 आ जाएगा। तो p1 अपॉन p2 कैलकुलेट करूंगा तो 1/2 आएगा। और क्वेश्चन कहता है कि दैट इज इक्वल्स टू n/2, इसका मतलब n की वैल्यू 1। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये रेशियो वाला क्वेश्चन हुआ। पिछला जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज वाला था, ये रेशियो वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब बात आती है वर्क एनर्जी थ्योरम की। इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि भाई किसी भी सिस्टम के लिए जो टोटल वर्क डन होता है, ठीक है, टोटल वर्क डन का मतलब हुआ कि फोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। 3 कैटेगरी है फोर्स की, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। ठीक है, तीनों से टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। दैट टोटल वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, W टोटल इक्वल्स टू डेल्टा KE, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। टोटल वर्क का मतलब हो गया W नॉन कंजर्वेटिव, W कंजर्वेटिव, W एक्सटर्नल। दिस इज द टोटल वर्क डन। ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशन मोशन में आप बात करोगे तो टोटल वर्क, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी लेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन में तो हाफ mv² आ गई, यहां अगर बात करेंगे तो रोटेशनल वाली आ जाएगी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि वैसे बहुत डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं इसमें। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है, गोली को फायर किया, बुलेट उसके अंदर घुसी, 1/3 बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद में जो उसकी वेलोसिटी है वो 1/3 हो जाती है। ठीक है, ये हमने ऐसे एक ब्लॉक मान लिया। मान लो यहां से बुलेट उसमें एंटर कर रही है v वेलोसिटी से, और यहां कहीं उसकी वेलोसिटी 1/3 हो गई है, और क्वेश्चन कह रहा है कि साहब ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। सही है। assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion, उस पर एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है जो कांस्टेंट है। चलो ठीक है, द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग एट 4 + x। टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो इसके प्लस में ये x और कर दो, यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनली यहां रुक गई। द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन ये रहा अपने सामने, v से उसने एंटर किया, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में v/3 रह गया, x और कवर करने के बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करें? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे? W टोटल इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मैं A से B तक के लिए अप्लाई करूं तो वर्क डन किस फोर्स की वजह से? फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इस फोर्स की वजह से वर्क आएगा। कितना आएगा? माइनस का Fx, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 180, cos 180 की वैल्यू
-1 हो गई, तो माइनस एफ एक्स, दिस इज द वर्क डन, इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल का मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी बाई 3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, सो माइनस एफ एक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1/9 -1 आ गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर और ये -8/9 माइनस का एफ एक्स, माइनस माइनस को अपन कैंसिल कर सकते हैं, मेरे पास में एक इक्वेशन आ गया कि एफ एक्स इक्वल टू ये। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये थ्योरम मैं ए से सी तक के लिए लगा दूं, बी से सी तक के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, हार्डली मैटर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ए से सी तक के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। ए से सी तक अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो वर्क डन कितना आएगा, फोर्स तो उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट x + 4 हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो एफ एक्स + 4 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे पास में बेटा एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि काम किस तरीके से होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से, f कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल x वाली कहानी बचेगी, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम काम कर रही है। जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन में a से c तक अप्लाई करके लिखूं, b से c तक अप्लाई करता तो भी काम हो जाता, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह से चीज कर सकते हैं। समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम कर रही है और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें वैरायटीज हैं, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसमें वैरायटीज हैं क्वेश्चन की, और ट्राई कर रहे हैं कि सारी वैरायटीज को अपन कवर करें। अब देखो नेक्स्ट वैरायटी क्या बनती है, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, बॉडी का मास दिया हुआ है भाई साहब 0.5 kg, ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है 3x² + 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी। The net work done by the force during its displacement from x = 0 से x = 2 तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके लिए मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, v मुझे गिवन है, मास मुझे गिवन है, रेंज मुझे गिवन है कि कहां से कहां तक के डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, वर्क कैलकुलेट करना है। अब वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो मैं चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूं, वो भी तो वर्क के इक्वल ही आएगी, और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना मेरे लिए इजी है। इनिशियल पोजीशन x = 0 पुट कर दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल पोजीशन x = 2 पुट कर दूंगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो x = 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 4, x = 2 पर अगर बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3 और 2 का स्क्वायर प्लस में 4, 4 12 16, सही कह रहा हूं, सो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, ठीक है। वर्क चाहिए तो हाफ m की वैल्यू हो गई 0.5, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 10 2 1/4 आ गया, यहां पर ये 256 आ गया, माइनस में 16 आ गया, सो 1/4 ये 240 आ गया, क्या 60 आ रहा है, 60 जूल इज द वर्क डन। कहानी आ गई समझ में। तो एक वैरायटी ये भी है कि वर्क पूछा है और v की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, वर्क डन के बराबर आएगा, ठीक है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ये। नेक्स्ट किस टाइप का बन रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन को समझना है, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल फोर्स, उस पे फोर्स लगा हुआ है इन अ हॉरिजॉन्टल एक्सवाई प्लेन, assume distance in meters and force in Newton. If the particle moves from point to this in the xy plane, the kinetic energy changes. अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी पूछता तो हमारे लिए कुछ सोचने वाला पॉइंट ही नहीं था। उसको पता है कि स्पीड दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछेंगे, कोई भी कैलकुलेट करके बता देगा। तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं पूछा, उन्होंने वर्क डन पूछा, जस्ट टू चेक कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है या नहीं है। तो आपसे वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा, आपको मालूम है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, वहां से कैलकुलेट कर दिया। अब ऐसे ही खास बात इस क्वेश्चन में है, आपको वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी हुई है। इस चीज को देख करके बेटा फीलिंग क्या आती है, फीलिंग आती है कि साहब वर्क कैलकुलेट करने की बात होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, फोर्स हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, वर्क कैलकुलेट करा रहे होंगे।
अब इन्होंने लैंग्वेज में क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा। आप समझे मेरी बात, मतलब इंफॉर्मेशन से वर्क कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन उसने चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी पूछा। पिछले क्वेश्चन में चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन वर्क पूछा। बात एक ही है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन है चीजों का कि आपसे वर्क पूछे तो आपको मालूम हो कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, आ जाएगा। या चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वर्क कैलकुलेट कर लो, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है तो वर्क निकालना है, वर्क निकालना है तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। वेरिएबल फोर्स है, डी आर वेक्टर लिखेंगे, डी एक्स आई डी वाई जे एफ और डी आर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 4x dx। मैं ओरली बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे अपने आप, क्योंकि ये अपन पहले भी कर चुके हैं। ये केवल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के लिए क्वेश्चन दिया है। तो 4x dx आया, 3y स्क्वायर dy आया, इंटीग्रेशन x की लिमिट होगी 1 से 2 तक, y की लिमिट हो जाएगी 2 से 3 तक। दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वर्क आएगा जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा अपने आप। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी ग्राफ का है, ग्राफ तुम्हें दिख रहा है f और x के बीच में। देखते ही क्या फीलिंग आई, शायद वही आई जो मुझे फीलिंग आई है कि f और x का ग्राफ है, वर्क कैलकुलेट करा रहे होंगे। पढ़ लेते हैं। A particle moves in one dimension from rest under the influence of a force that varies with the distance traveled by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it has traveled 3 meter. 3 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब ये भी वही बात हुई कि f और x का ग्राफ है, मुझे पता है मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा, बट वो मेरे से वर्क नहीं पूछ रहे हैं, वो मेरे से फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो मैं वर्क कैलकुलेट कर लूंगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे मालूम होनी चाहिए, जो है कि रेस्ट में था। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब बेटा जो मैं वर्क यहां कैलकुलेट करूंगा, क्या वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा? तो पहले तो अपन वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करके। ठीक है, ये तो बन गया अपना रेक्टेंगल और ये हो जाएगा अपना ट्रेपेजियम। क्या कहते हो, सही है? रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 2 इंटू 2, ये तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया प्लस में। ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं तो 1/2, पैरेलल साइड ये और ये हो गई है। ये वाली साइड कितनी है 2, ये वाली साइड कितनी है 3, तो ये आ गया 2 + 3 और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में 1 आ गया। सो ये आ गया 4, ये आ गया 5/2, ये आ गया 13/2। इतने जूल वर्क हुआ, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इनिशियल 0 है। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर, दैट इज 13/2। वी एफ का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, मतलब x = 3 पर, और शायद हमसे फाइनली तो पूछा 3 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है। भाई वाह, वेलोसिटी भी नहीं पूछी, काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है। ये तो 13/2 आ गया, 6.5 आ गया, और आसान कर दिया इन्होंने तो काम। हमसे तो वेलोसिटी पूछते, 3 मीटर पर वेलोसिटी पूछते, बस m की वैल्यू और दे देते तो हम vf कैलकुलेट कर लेते। तो इसमें तो जो वर्क कैलकुलेट किया वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये वैरायटी समझ में आई। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन बने। ठीक है, चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी के साथ में जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, क्योंकि आगे टोटल एनर्जी की बात होनी है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है? कॉन्फ़िगरेशन को शो करने वाली, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। 3-4 पॉइंट है, फटाफट से देख लेते हैं। द एनर्जी विच अ बॉडी हैज by virtue of its position or configuration in a conservative force or field। एक बात दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लेना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं करते। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस बता देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिसमें क्लोज पाथ में जो वर्क डन है वो 0 आएगा, नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं आता। हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन है। कंजर्वेटिव का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ग्रेविटेशन का फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, मतलब चार्जेस के बीच में जो फोर्स आता है वो कंजर्वेटिव है, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होता है। कहीं एक रेफरेंस पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर लेते हैं।
इट इज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, ये डिस्कस किया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी पोजीशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट इट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं क्या है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, दैट इज माइनस यूएफ माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू यूआई माइनस यूएफ। कंजर्वेटिव से वर्क डन कैलकुलेट करो, इनिशियल माइनस फाइनल के इक्वल आ जाएगा। और अगर एक्सटर्नल की बात कर रहे हो तो उल्टा लिख देना है। ये सीधे तौर पर बात कर रहा हूं, हालांकि है चीज पूरी कॉन्सेप्चुअल, बट मैं सीधे तौर पे बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में चीज कैसे काम करेगी। अगर मैंने कंजर्वेटिव का वर्क कैलकुलेट किया तो उसको आई माइनस एफ, इनिशियल माइनस फाइनल के बराबर करना है, और अगर एक्सटर्नल का वर्क कैलकुलेट किया तो फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर करना है। वही कहानी यहां पर लिखी हुई है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का काम किस तरीके से होगा। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक बड़ा गहरा संबंध है, और वो संबंध ये है जो यहां लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, जिसको हम माइनस ग्रेड V या माइनस डेल ऑपरेटर V भी लिखते हैं। ग्रेड का मतलब होता है ग्रेडियंट, ये जो लिखा हुआ है ये ग्रेडियंट है, मतलब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स इसके बराबर आता है। बेटा जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो ये कहानी ऐसे लिखी जाती है, F वेक्टर इक्वल्स टू, ये जो लिखे हुए हैं ये होते हैं सारे पार्शियल डिफरेंशिएशंस। ये ध्यान से देखना, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डी नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा और मेरे इक्वेशन में y और z होंगे तो मैं y और z को कांस्टेंट मान करके चलूंगा। इसी तरह से जब मैं डेल यू अपॉन डेल y करूंगा तो मैं x और z को कांस्टेंट मान करके चलूंगा। डेल यू अपॉन डेल z करूंगा तो x और y को कांस्टेंट मान करके चलूंगा। कैसे काम कर रही है ये चीज एग्जांपल में समझ लेते हैं। u की वैल्यू 3x स्क्वायर है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दूंगा 6x आ जाएगा और i कैप साथ में लग जाएगा, du अपॉन dx आएगा, ये दोनों टर्म तो होंगी ही नहीं। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखें हम ध्यान से, अपन डिस्कस करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब 2 और y यहाँ कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, यहाँ पर 3y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, यहाँ पर z स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो ये बन गया 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज लिखी हुई है। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल y, ये कहानी समझ में आई। जब मैंने ये डिफरेंशिएशन किया तो 2 कांस्टेंट है, y को मैंने कांस्टेंट लिया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ये 3y स्क्वायर कांस्टेंट बना, यहाँ z स्क्वायर कांस्टेंट बना। वही जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, 3x कांस्टेंट आ जाएगा और ये तो पूरा ही कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह से z के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में बात हो रही है, अलग अलग तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी है, डिफरेंट फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m1 m2 दो मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो माइनस m1 और m2 दो मास मैंने ले लिए, फटाफट से देख लेते हैं इस चीज को। r डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r, और वैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh भी लिखते हैं। जब हम कम हाइट पर जाने की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख लेते हैं, और अर्थ की सरफेस पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना होता है। ये कन्वेंशन है कि सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो h हाइट तक जाने पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, अगर हाइट ज्यादा नहीं है तो। अदरवाइज हम माइनस जी m1 m2 अपॉन r ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, और हम इंफिनिटी पर, ऐसे केस में हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए 40 मीटर हाई डैम एट द रेट ऑफ 9 × 10⁴ kg पर आवर। kg पर आवर मतलब 1 घंटे में इतना मास। ठीक है, हाइट हमें गिवन है 40 मीटर। इसको बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो शायद ये dm अपॉन dt है, यूनिट के बेस पर देखो तो 9 × 10⁴ kg पर आवर, तो 9 × 10⁴ पर मिनट और पर सेकंड लूंगा तो 3600 आ जाएगा, तो ये 1/4 × 10⁻²
मतलब ये 25 kg पर सेकेंड आ गया। 50% of gravitational potential energy can be converted into the electrical energy. Potential energy का 50% कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgh, ठीक है। पर यूनिट टाइम में अगर बात करेंगे, एक सेकंड में, t टाइम में अगर बात करेंगे तो t से डिवाइड कर दूंगा, ये पावर आ गई है, ध्यान से देखो तो टाइम से डिवाइड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क ही तो वर्क mgh है। टी टाइम में बात कर रहे हैं तो एक सेकंड में बात करेंगे तो mgh अपॉन टी, ये हमें दिया हुआ है dm अपॉन dt की फॉर्म में, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 25, g की वैल्यू इसमें 10 गिवन है, h की वैल्यू 40 है, तो ये आ गया 100 और ये आ गया 10⁴ सही है। इतने वॉट की पावर है। 50% को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रिकल में, इसका 50% कितना हो गया, आधा कर देंगे तो 0.5 इंटू 10⁴ वॉट, ये जो पावर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए काम आ रही है। यूजिंग दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी नंबर ऑफ 100 वॉट लैंप्स दैट कैन बी लिट, जलाने वाली बात है, मतलब 100 वॉट के कितने लैंप है जो आप इस पावर से ऑन कर सकते हैं, जला सकते हैं। एक की पावर 100 वोल्ट है, इतनी इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है, तो इससे कितनों को लाइट किया जा सकता है, लीट किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। क्या करना है भैया, 100 वोल्ट का एक है तो इतने से कितने होंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.5 इंटू 10⁴ अपॉन 100 दैट इज 10⁻², तो 0.5 इंटू 10⁻² मतलब आ गया 50 बल्ब ऑन कर लो भाई। कहानी समझ में आई। तो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी ली, ठीक है, पर सेकंड में मतलब पावर ली, कैलकुलेट किया, 50% इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, एक बल्ब 100 वॉट का, तो इतने वॉट से कितने बल्ब रोशन हो जाएंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में ही आगे और बात करें तो जैसे अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर हमने मास लिया था, यहाँ पर हम चार्ज लेंगे, Q1 Q2 दो चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। अब ध्यान एक छोटी सी बात का रखना है कि भाई K Q1 Q2 अपॉन R जो हम लिखते हैं, इसमें एक्चुअल में चार्जेस के साइन को हम इंक्लूड करते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये सेगमेंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी वो ये होती है, F कैलकुलेट करना है तो ये, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में अगर बात करें तो हाफ kx²। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई -gm1 m2 अपॉन r, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 q2 अपॉन r, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्प्रिंग में जो एनर्जी होगी वो हाफ kx², ठीक है। चलो और सेगमेंट देखते हैं क्या क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की हाइट से 100 ग्राम की बॉल को ड्रॉप किया है। मैं वैल्यू नोट कर लूं, m की वैल्यू 100 ग्राम है, तो 100 इंटू 10⁻³ मतलब 0.1 kg, तो उसका मास हो गया। हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मतलब 0.1 मीटर की हाइट हो गई, ठीक है। ऑन ए प्लेटफॉर्म फिक्स एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग, ये एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इस पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, h हाइट से यहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया है। The ball stays on the platform and the platform is depressed by a distance h/2। जब बॉल आकर के इससे टकराई तो प्लेटफॉर्म यहां से थोड़ा सा नीचे आया, कितना नीचे आया प्लेटफॉर्म, वो h/2 से नीचे आया, ये प्लेटफॉर्म यहां से यहां पहुंचा, कंप्रेशन हुआ उसमें स्प्रिंग में, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नीचे आया। द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। अब यहां भी कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हमने कहा कि ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती चली जाएगी, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की इंक्रीज होगी। यहां अगर बात करें तो बेटा हाइट की बात हो रही है, तो जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो जब स्प्रिंग में कंप्रेशन आ रहा है, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब बॉल की पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो मुझे यह देखना है कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई। अब ध्यान से एक चीज देखना है कि H से तो हमने उसको रिलीज किया, तो H नीचे आने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई mgh,
लेकिन h/2 और नीचे आया प्लेटफॉर्म, तो बॉल यहां से यहां तक पहुंची, तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो mgh प्लस h/2 होगी। h से तो वो आ ही रही है, h/2 और नीचे जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। h की वैल्यू मुझे गिवन है, m गिवन है, g मैं जानता हूं, x की वैल्यू h/2। स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, जितना प्लेटफॉर्म नीचे आया, तो x की वैल्यू भी क्या पुट कर दूंगा, h/2। k के अलावा सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, वैल्यूज में पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। तो बस सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट मैंने यहां पर चेंज कर दी है, ठीक है। और देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी है, देन एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि फोर्स की वैल्यू को जीरो करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मुझे गिवन है, फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो माइनस डी अपॉन डी आर कर दूं, सो माइनस डी अपॉन डी आर, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ए अपॉन आर रेज़ टू पावर 6 प्लस बी अपॉन आर रेज़ टू पावर 12। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो माइनस ए, ये माइनस 6 आया, तो माइनस 6 अपॉन आर रेज़ टू पावर 7, सही है ना, प्लस में बी, ये माइनस का 12 अपॉन में आर रेज़ टू पावर 13, और इक्विलिब्रियम है तो दैट इज इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स को 0 कर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ए और बी की फॉर्म में कर लेंगे ना। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एंड द पोटेंशियल एनर्जी, जो आर की वैल्यू आई उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो सेपरेशन के लिए आर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आर की ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो उस सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो दोनों चीजें चेक कर लेना, जो ऑप्शन हो टिक कर लेना, कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 2m स्प्लिट्स इनटू 4 मासेस, 4 मास में डिवाइड कर दिया 2m को, ये 4 मासेस हैं, m, m minus m, m, m minus m, right, which are arranged to form a square as shown in the figure। एक स्क्वायर बना लिया d साइड का। The ratio of m upon m for which the gravitational potential energy of the system becomes maximum। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए m और m का रेशियो, कॉन्सेप्ट समझ लो, रेशियो तो कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे मैक्सिमम पता लगाना है या मिनिमम पता लगाना है तो मैं डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करता हूं। तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लूंगा, फिर उसके मैक्सिमम की बात करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा साहब, दो मासेस के पेयर बना लो, जितने पेयर बने सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, टोटल कर लो। जैसे बाहर चलता हूं, इसका पेयर इसके साथ और इसके साथ बना, इसके साथ अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो माइनस का g m माइनस m m अपॉन में d, इसके साथ बनाऊंगा यही वाली कहानी बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसे ही इसका इसके साथ और इसके साथ बनेगा, वो भी यही कहानी बनेगी। कुल मिलाकर के इस तरह का एक्सप्रेशन 4 बार आएगा, तो क्यों ना मैं इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये तो हो गए 4 पेयर आउटसाइड, बाहर ऐसे घूम करके जो बन रहे हैं। अब एक पेयर ये भी है और एक पेयर ये भी है। सो इस पेयर के लिए अगर मैं बात करूं तो माइनस जी m माइनस m का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना बेटा, अपॉन में ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा d√2, तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास में d√2। इस पेयर की अगर बात करूंगा तो माइनस का जी m स्क्वायर अपॉन d√2, ये मेरे पास में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए m अपॉन m मुझे तो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में उसको दिया हुआ है x अपॉन 1, तो x कैलकुलेट करना था, मैं तो m अपॉन m कैलकुलेट करूंगा। अब इसमें देखूं अगर ध्यान से तो कैपिटल M तो मेरा फिक्स है, स्मॉल m ही तो चेंज हो रहा है। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि स्मॉल m की वैल्यू बताओ जिसके लिए u की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए y मैक्सिमम हो, हम dy अपॉन dx इक्वल टू 0 कर देते थे। स्मॉल m की वैल्यू बताओ जिसके लिए u की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो मुझे इसमें du अपॉन d स्मॉल m इक्वल टू 0 करना है। स्मॉल m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, -4g अपॉन d, और अली बात कर रहा हूं, ये तो कांस्टेंट बाहर हो गया,
m माइनस एम इंटू एम, इसके लिए u डॉट v लगा दूंगा। m माइनस एम को रख करके इसका डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया, प्लस में लगा करके इसको रखा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका तो 0 आया और इसका माइनस में 1 आ गया, कैपिटल M का 0 आया। इसी तरह से यहां पर करेंगे तो g अपॉन डी रूट 2 ये हो गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, फिर ब्रैकेट का करेंगे तो कैपिटल M का 0 और स्मॉल m का 1 आ जाएगा। यहां अगर मैं करूंगा तो g अपॉन डी रूट 2 बाहर हो गया, m स्क्वायर का करूंगा तो 2m आ गया, स्मॉल m का डिफरेंशिएशन चलो और इक्वल टू 0 कर दूंगा। उसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में स्मॉल m कैलकुलेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल M। फिर मैं वहां से कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैलकुलेट करूंगा, उसको x अपॉन 1 के इक्वल कर दूंगा और x की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएशन का ओरली मैंने आपको समझा दिया कि डिफरेंशिएशन कैसे होना है, डिफरेंशिएशन कर लेना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहानी क्लियर हुई? ये मैक्सिमम के लिए कहानी हो गई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख करके मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। A uniform cable of mass m and length l is placed on a horizontal surface such that its 1 upon nth part is hanging below the edge of the surface। ऐसा समझो कि एक टेबल है, टेबल पर हमने एक चेन या केबल, वायर, जो भी कहना चाहो, वो इस तरह से रख दिया कि उसका कुछ पार्ट ऐसे नीचे लटक रहा है। मास m है, टोटल लेंथ l है, 1 अपॉन nth पार्ट यहां लटका हुआ है, इसका मतलब ये लेंथ l अपॉन n है जो नीचे लटका हुआ है। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल, ये लटके हुए पार्ट को उठा करके लाना है अप टू द सरफेस, उठा करके इस पार्ट को वापस यहां सरफेस पर लाना है, यहां से उठा करके पूरा ऊपर लाना है टेबल पर। तो उसके लिए वर्क कितना होगा? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मुझे जितना याद है 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लटका हुआ पार्ट है, उस लटके हुए पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लो, क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते हैं उसमें जो h लिया जाता है ना, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट लिया जाता है। जो भी सिस्टम या जो भी बॉडी है हमारे पास है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट लिया जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब ये आएगा L/2n, ठीक है। अब यहां से इसको उठा करके मैं यहां ले जाऊंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अल्टीमेटली यहां जाएगा। मुझे अल्टीमेटली ये देखना है कि ये जो पार्ट लटका हुआ था, इसको जब मैं टेबल पर लेकर के आऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, ठीक है। नाउ बेसिक फंडा क्या है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो लटके हुए पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, वही वर्क डन होगा। तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने रेफरेंस ले लिया तो यहां आने पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यहां जब है तो इसका सेंटर ग्रेविटी यहां से L/2n पर है। अच्छा, ये जो लटका हुआ पार्ट है, इसका मास कितना होगा? टोटल लेंथ का 1/n है, तो मास हो गया m/n। तो m/n मास है, उसका सेंटर ग्रेविटी यहां से L/2n पर है, ये सेंटर ग्रेविटी यहां से यहां तक जाएगा, तो हाइट कितनी चेंज होगी? L/2n। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो इसका मास तो हो गया m/n g, h का बस ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कितनी शिफ्ट हुई वो देखना है, वो L/2n। मास पूरे लटके हुए पार्ट का लेना है और हाइट जो चेंज हो रही है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कितनी चेंज हो रही है वो लेना है। बस इतना फंडा अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन अपना सॉल्व है, ठीक है। तो ये आ गया mgL/2n²। दिस इज द वर्क डन, खत्म। बेसिक ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, लटके हुए पार्ट का मास लो, लटके हुए पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेकर के वो कितना शिफ्ट हुआ वो यहां पर h की जगह जाएगा। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। कहानी क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? 100% मामला क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की बेसिक कहानी तो मैंने डिस्कस कर भी ली है कि इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि नेट फोर्स 0, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में अगर बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स 0। रोटेशनल मोशन में अगर बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट टॉर्क 0, ठीक है। यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं जिसमें 3 तरह का इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल।
स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, सेकंड डिफरेंशिएशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये रिजल्ट्स दिमाग में सेट कर लेना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हम उस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके किसी दूसरी पोजीशन पर रखें, वो जो नई पोजीशन है वो अपने आप में एक नया इक्विलिब्रियम बन जाए, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम से हम बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वो वापस से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे और ज्यादा दूर चली जाएगी, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जहां छोड़ेंगे वहां नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। स्टेबल के लिए कंडीशन ये है, अनस्टेबल के लिए कंडीशन ये है, ठीक है। अब बात करते हैं मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, ये लोएस्ट पोजीशन हो गई, ये हाईएस्ट पोजीशन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई। स्ट्रिंग की ये पोजीशन है किसी इंस्टेंट पर, ये वर्टिकल से एंगल बन रहा है थीटा। सो यहाँ पर mg इधर आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन इधर आएगा, mg का कंपोनेंट लूंगा तो इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। t और mg cos थीटा का जो रिजल्ट आएगा दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो t और mg cos थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा बेसिक जनरल इक्वेशन बन गया, ठीक है। ट्राइंगल से अगर मैं सॉल्व करूंगा OCB ट्राइंगल देखूंगा तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल्स टू ये आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से बात करें हम A से B तक के लिए, तो यहां से यहां तक ये जो हमारी बॉल या पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के साथ मतलब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने के साथ में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो या फिर मैं इस बात को इस तरह से कह सकता हूं कि यहाँ की टोटल एनर्जी को यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर ले लो। जैसे मैंने इसको रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस का मतलब इसको डेटम ले लिया, डेटम का मतलब मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर लिया। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। यहाँ अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसको सॉल्व करेंगे तो v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh, जिसको मैं लिख सकता हूँ v² इक्वल्स टू u² माइनस 2g, और h का मतलब हो गया r1 माइनस cos थीटा। ये दो इक्वेशन है बेटा, जनरल इक्वेशन है। मतलब किसी भी पोजीशन पर अगर मुझे t और थीटा के बीच में रिलेशन चाहिए, t और v के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ये जनरल इक्वेशन है। जो पोजीशन होगी मैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा लिख दूंगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगा t का। t का इक्वेशन बनाना है, यहां से बना लूंगा। यहाँ की वेलोसिटी और किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, वो यहां से आ जाएगा। u तो हो गई लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, v हो गई जब वर्टिकल से थीटा एंगल पर है तो वेलोसिटी। जैसे अगर ये पोजीशन है तो थीटा की वैल्यू को 90 ले लेंगे, ये पोजीशन है थीटा को 180 ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग v कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक कहानी है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। अच्छा, एक कैटेगरी और है, बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के। बुलेट वाला एग्जांपल लिखा हुआ है कि बुलेट को अगर हमने फायर किया तो एक पिस्टल में से, एक गन में से अगर मैं बुलेट को फायर करूंगा तो बुलेट आगे जाएगी, पिस्टल पीछे आएगी। दिस इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतने ही मोमेंटम से गन पीछे की तरफ आएगी। पीछे आने वाली कहानी को हम कहते हैं रिकॉइल ऑन द गन, ठीक है। तो यहां पर हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। मतलब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि इसका मास m और इसकी वेलोसिटी v है, इसका कैपिटल M और वेलोसिटी कैपिटल v है, तो mv इक्वल्स टू mv। मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो, वेक्टर में अगर बात करें तो mv वेक्टर इक्वल्स टू माइनस mv वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन अ बुलेट ऑफ मास m विद वेलोसिटी v pierces into a wooden block of mass m and gets embedded in। स्मॉल m मास की v स्पीड से एक बुलेट आ रही है, कैपिटल m मास का एक ब्लॉक है, उसके अंदर घुस गई, धंस गई, उसी के अंदर रुक गई, फिर वो v वेलोसिटी से चला। तो यहां मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कि इनिशियल मोमेंटम देखो कितना है, इनिशियल मोमेंटम mv है। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो यहां पर मास कितना हो गया m प्लस m और वेलोसिटी हो गई v, तो यह मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे काम करेगा।
अब इसमें आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल भी निकाल सकते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो बुलेट के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ मास हो गया है m प्लस एम और वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर। यहां से v की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो तो हम कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें बुलेट इस ब्लॉक को क्रॉस करके दूसरी साइड से बाहर निकल गई है। अब वो v वेलोसिटी से आई, v1 वेलोसिटी से बाहर निकली और इसके टकराने की वजह से ब्लॉक को v वेलोसिटी मिल गई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना लिखूंगा, mv, ठीक है। टकराने के बाद में इसका मोमेंटम कितना हो गया, कैपिटल M इंटू वी, और बाहर निकलते हुए बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, mv। तो टकराने के बाद में टोटल मोमेंटम इतना हो गया, टकराने से पहले मोमेंटम इतना था। एक इक्वेशन मेरे पास में ही आया। काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो इनिशियल एनर्जी हो गई, फाइनल एनर्जी हो गई। बेसिकली मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है और मुझे ये देखना है कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, दोनों को इक्वल करना है। मोमेंटम की अगर बात हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आगे भी इसी तरह से लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एग्जांपल है। बम फट गया, बॉम्ब बस्ट सडनली, एक बम अचानक से फट गया, ये पीसेज हो गए, ऐसे ऐसे भागे, दो पार्ट में डिवाइड हो गया सपोज, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे काम करेगा कि इनिशियली इसका मोमेंटम 0 है, फटने के बाद अगर इसके दो पीस हुए तो दोनों पीसेस का जो टोटल मोमेंटम है दैट मस्ट बी 0। तो वो मैं क्या लिखूंगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। यहां भी मोमेंटम कंजर्वेशन काम कर रहा है। ये भी एक एग्जांपल मोमेंटम कंजर्वेशन का दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, लटका हुआ है, यहां से एक बुलेट आया, टकरा करके बुलेट अगर इसी के अंदर घुस जाती है, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन ये बन जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से mv इक्वल्स टू, mv हो गया इसका मोमेंटम, टकराने के बाद में m प्लस एम इंटू वी, ये v हो गया। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये पूरा सिस्टम h हाइट तक गया तो h की वैल्यू क्या है। तो बेटा यहां से वो सिस्टम कितनी वेलोसिटी से चला वो तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से पता लगाया, फिर वो कितनी हाइट तक गया तो यहां से यहां तक हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी को यहां की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देंगे। यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे, हाफ m प्लस m, और जो वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू m प्लस m gh। तो हाफ m प्लस m और v की वैल्यू कितनी आ गई है, mv अपॉन m प्लस m, ठीक है, स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस m इंटू gh। यहां से अपन h को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हाइट कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी वेलोसिटी से ये सिस्टम चलेगा वो मोमेंटम कंजर्वेशन से पता लग जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। एग्जांपल देख लें। A pendulum of length 2 meter consists of a wooden bob of mass 50 gram. A bullet of mass 75 gram is fired towards the stationary bob with a speed v. The bullet emerges out of the bob with a speed v by 3 and the bob just completes the vertical circle, the value of v. समझ लेना बेटा क्वेश्चन को। ये बॉब लटका हुआ है, पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये जो लेंथ है ये 2 मीटर हमें दी हुई है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, इस बॉब का जो मास है वो 50 ग्राम है, चलो जी ठीक है। बुलेट ऑफ मास 75 ग्राम इज फायर्ड टुवर्ड्स द स्टेशनरी बॉब, यहां से एक बुलेट आ रही है, बुलेट का मास इसको m1 मान लें, इसको m2 मान लेंगे, इसको m1 मान लेते हैं, 75 ग्राम है। फायर टुवर्ड्स द स्टेशनरी बॉब विद द स्पीड v, इसकी स्पीड v है। द बुलेट एमर्जेस आउट ऑफ द बॉब विद द स्पीड v by 3, इससे आर पार हो गई और बाहर निकल रही है v by 3 की स्पीड से। एंड द बॉब जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल, और ये बॉब घूम करके ऐसे वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। द वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहानी समझ में आ गई। मतलब इस बुलेट के टकराने की वजह से इस बॉब को इतनी वेलोसिटी मिल गई कि वो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर पाथ में घूम गया। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो √5gl मिनिमम चाहिए, यहां वेलोसिटी मिनिमम √3gl चाहिए, यहां वेलोसिटी मिनिमम √gl चाहिए, यहां टेंशन मिनिमम 6 mg चाहिए, यहां टेंशन मिनिमम 0 चाहिए और यहां पर टेंशन मिनिमम 3 mg चाहिए।
ये रिजल्ट्स हैं मिनिमम के, ध्यान रखना। तो अगर ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, इसका मतलब लोएस्ट पोजीशन पर जो उसकी वेलोसिटी मिल रही है वो √5gl के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहूं कि इसको वेलोसिटी यहां पर v' कितनी मिली है, तो बुलेट बॉब से टकराई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, अब जो सीखा उसको अप्लाई कैसे करना बेटा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, m1v, बुलेट का ही मोमेंटम है। टकराने के बाद में बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, m1, उसकी स्पीड हो गई है v/3, प्लस में बॉब की अगर बात करें तो उसका मास है m2 और वो चला v2 स्पीड से, सॉरी v' स्पीड से। m1 और m2 मेरे पास है, यहां मेरे पास में एक रिलेशन आ गया 2m1 v/3 इक्वल्स टू m2 v'। m1 m2 की वैल्यू पुट करूंगा, v' की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी v की फॉर्म में। ठीक है, ये जो v' है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू √5gl, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो √5g की वैल्यू 10 हो गई और l की वैल्यू 2 हो गई है, 10 आ गया। मतलब मुझे v' की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड चाहिए, यहां वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आ गई। m1 और m2 की वैल्यू मेरे पास है, v को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट मोस्टली क्वेश्चंस में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझ लो, कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन संभाल लेना। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई 100% तरीके से, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। चलो जी आगे की बात करते हैं। आगे कहानी है कोलिजन की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में अगर बात करें तो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है कि दो तरह का कोलिजन होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। बट कोलिजन को कैटेगराइज करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर बात करें तो 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन। 1 डायमेंशनल कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं और डायरेक्ट कोलिजन भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल कोलिजन को हम ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। ये तो कैटेगराइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर अगर बात की जाए तो कैटेगरीज बनती हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की अगर बात की जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इनइलास्टिक कोलिजन की अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एक कैटेगरी और लिखी हुई है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन। उसको परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हम तब कहते हैं जब कोलिजन के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मोशन करते हैं, उसको परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कोई सा भी कोलिजन हो, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर हम कोलिजन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है तो इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक में अगर साथ साथ चलते हैं कोलिजन के बाद तो उसको हम परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। चलो जी क्वेश्चन पे बात करें। 2 billiard balls of mass 0.05 kg each moving in opposite directions with 10 meter per second collide and rebound with the same speed। 2 बिलियर्ड की बॉल है, दोनों का मास 0.05 kg है, दोनों का मास मुझे 0.05 kg दिया हुआ है। इन द अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है। एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, टकरा करके सेम स्पीड से वो वापस आ गई, मतलब कोलिजन के बाद में उनकी स्पीड इस तरीके से हो गई। इफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट इज 0.005 सेकंड, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रही 0.005 सेकंड के लिए। ठीक है, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल ड्यू टू ईच अदर। दोनों बॉल एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगी वो फोर्स कितना होगा, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो कोलिजन की वजह से दो बॉल आकर के ऐसे टकराई और टकरा करके इस तरह से चली गई, तो इस कोलिजन में बॉल की मोमेंटम में चेंज हुआ क्या? सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व रखना है, बॉल के मोमेंटम में चेंज हो रहा है।
जैसे इस बॉल के लिए अगर मैं बात करूं तो कोलिजन से पहले उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में हुआ। अगर मैं उसका मोमेंटम mv बोलता हूं और कोलिजन के बाद में भी mv बोलता हूं तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से चेंज इन द मोमेंटम जो आएगा वो 2mv आएगा बेटा। चेंज इन द मोमेंटम 2mv है, सो फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2mv अपॉन t, ठीक है। तो 2 इंटू मास की वैल्यू हो गई है 0.05, v की वैल्यू हो गई है 10 और अपॉन में t की वैल्यू हो गई है 0.005। इसको सॉल्व करेंगे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कहानी आ गई समझ में? चेंज इन द मोमेंटम कैलकुलेट करो, टाइम ऑफ कांटेक्ट से उसको डिवाइड कर दो, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब कोलिजन पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन, डायरेक्ट का मतलब हुआ वन डायमेंशन और इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। दो ऑब्जेक्ट ये बोल लिया हमने m1 और m2, ये m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, यहां पर उनका कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो गई। इलास्टिक कोलिजन में बात चल रही है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या बनेगी? बिफोर कोलिजन अगर बात करूं तो m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन बात करूंगा तो m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द मोमेंटम कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूंगा तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगे बेटा, उन दो इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी v1 और v2 कैलकुलेट हो जाएगी। तो v1 का एक्सप्रेशन ये आता है सॉल्व करने के बाद, और इसी तरह से v2 का एक्सप्रेशन देखने में तो कुछ इसी तरीके का है, 1 और 2 का चेंज आ रहा है वो मैं बता दूंगा। v1 का एक्सप्रेशन याद रख लो, डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहां माइनस यहां प्लस, बाकी m1 और m2। v1 की बात है तो यहां पर आएगा u1 प्लस में 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब ये चीज तो सेम है। थोड़ा तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा याद रखने के लिए इजी सा। v1 को आप याद रख लो, v2 का एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। v2 के एक्सप्रेशन में क्या करना है कि 1 और 2 का सफिक्स जो है, सफिक्स में जो 1 और 2 लिखे हुए उनको आपस में चेंज कर दो, मतलब यहां पर 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, यहां 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो इस तरह से v2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा। दोनों में से एक एक्सप्रेशन याद रखो, दूसरे एक्सप्रेशन के लिए सफिक्स में 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो, दोनों एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे। आई एडवाइज कि ये एक्सप्रेशंस डायरेक्टली याद रख लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन। 2 kg मास की एक बॉडी है जो इलास्टिक कोलिजन कर रही है विद अ सेकंड बॉडी एट रेस्ट। नोट कर लेता हूं m1 की वैल्यू 2 kg है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन विद सेकंड बॉडी एट रेस्ट, u2 की वैल्यू 0 है, सेकंड बॉडी रेस्ट में, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में मूव करना कंटिन्यू रखती है, बट विद 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड u है तो कोलिजन के बाद में जो इसकी स्पीड हो गई है वो 1/4 हो गई है, मतलब u/4 हो गई है। व्हाट इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी? तो सेकंड बॉडी का मास कितना रहा होगा, यही क्वेश्चन है। पहली का मास 2 kg है, दूसरी का मास कैलकुलेट करना है। इनिशियली सेकंड बॉडी रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी अगर u है तो कोलिजन के बाद में u/4 है, तो सेकंड बॉडी का मास कैसे कैलकुलेट होगा? कर सकते हैं। v1 और v2 के एक्सप्रेशन हमारे पास है, उससे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो v1 का एक्सप्रेशन है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u1 आया प्लस में 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। u2 की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो गई। v1 की वैल्यू मैं लेता हूं u/4 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस m2 अपॉन 2 प्लस m2, और u1 की वैल्यू कितनी आ गई है u, और u से u हो गया कैंसिल, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे m2 आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद रख लो। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मुझे एक्सप्रेशन मालूम है। अब आप सोचेंगे सर आपने v1 का एक्सप्रेशन क्यों लिया, v2 का क्यों नहीं लिया? भैया मेरे पास में v1 की इंफॉर्मेशन है तो मैं v1 का एक्सप्रेशन लूंगा ना, अगर v2 की इंफॉर्मेशन होती तो मैं v2 का एक्सप्रेशन लेता। तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब डायरेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन पे बात करते हैं। इलास्टिक पर तो हमने बात की थी, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में अगर बात करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो मैंने लगा दिया, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम
नॉट इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है और परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस कितना होगा ये कहानी आगे आ जाएगी। आगे अगर देखें तो डायरेक्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने बताया था कि कोलिजन के बाद में दोनों साथ साथ चलेंगे, सेम स्पीड से चलेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लग करके इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, फाइनल में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए ये एक्सप्रेशन आया। यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैलकुलेट करता हूं तो सॉल्व करने के बाद में काइनेटिक एनर्जी का लॉस ये आता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, ध्यान रखना है बेटा इसका। क्वेश्चन देखो, जो डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैंड टू हैंड, पता लगता रहे कि कैसी कैसी चीजें बनती हैं और जो हम सीख रहे हैं वो क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m have respective initial velocities ui and ui plus j upon 2। वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है। सबसे पहले तो दोनों का मास हम m लिख लेते हैं, लिख लिया। पहले की वेलोसिटी है ui और दूसरे की वेलोसिटी है ui plus j upon 2। दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन है मतलब कोलिजन के बाद हम साथ साथ हैं, दोनों को साथ साथ चलना है। द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस, तो एनर्जी लॉस कितना आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लिखें m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v वेक्टर। कोलिजन के बाद साथ चलना है, ठीक है। तो m1 m u1 वेक्टर आ गया ui प्लस m2 भी m हो गया, u2 वेक्टर आ गया है ui प्लस j अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू m प्लस m 2m v वेक्टर, सही है। तो mui प्लस mu बाई 2i प्लस mu बाई 2j इक्वल्स टू 2mv। m को तो कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें सबसे पहले, तो u प्लस u बाई 2 ये कितना आ गया 3u बाई 2i प्लस ये कितना आ गया u बाई 2j और इक्वल्स टू 2v, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में v वेक्टर आ जाएगा, v वेक्टर आ जाएगा। फिर हम इसका मैग्नीट्यूड चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एडिशनल चीज अपनी तरफ से बताई है। एडिशनल चीज का मतलब कि अगर इसमें ये पूछा जाएगा भाई कोलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या होगी, तो मेरे पास वेलोसिटीज वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि u और u बाई 2 डायरेक्ट वैल्यूज पुट की। वेक्टर का मामला है तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। ये एडिशनल मैंने मेरी तरफ से चीज बताई है। पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी में लॉस, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। m1 और m2 दोनों की जगह मैं m कर दूंगा, ठीक है। u1 की अगर बात करूं तो u है और u2 की अगर मैं बात करूं तो u2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा u बाई 2 का स्क्वायर प्लस u बाई 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, सही है। तो u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4 अंडर द रूट u स्क्वायर बाई 2, उसका रूट लेंगे तो u बाई रूट 2 आ जाएगा, सही बात है। u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4, तो ये u स्क्वायर बाई 2, सही है, और रूट लेंगे तो u बाई रूट 2 आ जाएगा। तो u1 की वैल्यू आ गई, u2 की वैल्यू आ गई, यहां पर ये वैल्यूज पुट कर देना है। सीधी सी बात कि u1 और u2 का मैग्नीट्यूड निकालो, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। इसी तरह के ये क्वेश्चन है, इसका केवल एक आइडिया दे दूंगा, सॉल्व करना है आपको अपने लेवल पर। 3 objects A, B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. The masses of A, B and C are m, 2m and 2m, m, 2m और 2m respectively. A moves towards B with a speed of 9 meter per second. ये 9 मीटर पर सेकंड से B की तरफ मूव कर रहा है and makes an elastic collision with it. इसके साथ में एक इलास्टिक कोलिजन हुआ
मैं यहां पर लिख देता हूं कि इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है। Thereafter B makes a completely inelastic collision with C. अब इसका जो कोलिजन हो रहा है वो कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना। All motions occur along the same straight line. The final speed, तो C की फाइनल स्पीड क्या होगी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद? कुछ नहीं करना, इन दोनों के इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके हम 2m की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे कि कोलिजन के बाद में 2m कितनी वेलोसिटी से चलेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ए और बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन के लिए, 2m की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, फिर 2m और 2m मतलब बी और सी के बीच में परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, वहां से सी की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन जिसको हम 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन भी कहेंगे। 2 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि प्लेन में मोशन हो रहा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, m1 m2 मास है, वेलोसिटी u1 और u2 है, यहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ठीक है। m1 इधर आ गया v1 वेलोसिटी से, m2 इधर आ गया v2 वेलोसिटी से। अब इसमें इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों हमें अप्लाई करने हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें थोड़ा सा केयरफुल तरीके से अप्लाई करना है क्योंकि मामला प्लेन का है, एक स्ट्रेट लाइन का नहीं है। तरीका क्या बनता है कि जितने भी मोमेंटम है उनको x और y के अलोंग रिजॉल्व कर ले। जैसे इसका एक कंपोनेंट इधर लिया, एक इधर आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर और इधर लिया, इसका कंपोनेंट इधर और इधर लिया मोमेंटम का, इसका मोमेंटम का एक कंपोनेंट इधर लिया, एक कंपोनेंट इधर लिया, एंगल मेरे पास है, x वाला कंपोनेंट प्लस x वाला कंपोनेंट इक्वल्स टू x वाला कंपोनेंट प्लस x वाला कंपोनेंट। x की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, y की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, ये बिफोर कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद में बात करेंगे तो इसको पॉजिटिव लेकर के माइनस इसको कर दो, ये कोलिजन के बाद हो गया, y की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। दो इक्वेशन इस तरह से बनेंगे, एक x की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन, एक y की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन, और फिर एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही देंगे, उसमें डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं। हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। x की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन से ये आया, y की तरफ मोमेंटम कंजर्वेशन से, कंपोनेंट लेकर के सोल्व कर लेंगे। अब ये इक्वेशन बनाने का तरीका हमने सीख लिया कि ऑब्लिक कोलिजन में अगर बात करें तो इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं, जो सिचुएशन सामने होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील कर लेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है वेलोसिटीज। अ बॉडी A ऑफ मास m इक्वल्स टू 0.1 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i, ठीक है। चलो जी नोट करते हैं, इस मास को मैंने m1 मान लिया 0.1 kg और इसकी जो वेलोसिटी है u1 उसको मैंने मान लिया है 3i मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी B ऑफ द सेम मास, m2 भी इतना ही है, चलो इसी के साथ में लिख दिया इक्वल्स टू m2 ऑफ द सेम मास विच हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5j, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब u2 दैट इज 5j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर कोलिजन A मूव्स विद अ वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू दिस, A की वेलोसिटी मतलब v1 वेक्टर वो कितनी हो गई है 4i प्लस j मीटर पर सेकेंड, क्लियर। द एनर्जी ऑफ B आफ्टर कोलिजन इज रिटन एज, कोलिजन के बाद में B की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की, उसको x/10 कहा गया है, तो x कैलकुलेट करना है। ये रहा क्वेश्चन सामने, m1 m2 दो मास इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2, कोलिजन के बाद में पहले की वेलोसिटी ये है, सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी ये है कोलिजन के बाद, तो मुझे x का पता लगाना है, ठीक है। चलो जी मेरे पास m1 m2 u1 u2 और v1 आ गया, तो v2 का पता लग जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, सारी वैल्यूज मेरे पास है, मेरे पास में v2 वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, मैं v2 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकता हूं। ये वाली बात हो जाएगी ना बेटा, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी ना, कर लेना ये कैलकुलेशन। v2 का मैग्नीट्यूड आ गया तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी की आफ्टर कोलिजन हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 की वैल्यू 0.1 और v2 जो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सोल्व करके जो भी आएगा उसको x/10 के इक्वल लिखना है भाई,
कंपेयर करके देख लेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वो अपना आंसर हो जाएगा। आ रही है कहानी समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से अपन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है 2 डायमेंशनल या ऑब्लिक कोलिजन का, देखते हैं इसको, फिगर भी बना रखा है इसमें। पहले क्वेश्चन की रीडिंग लगाते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving along the x-axis with initial velocity ui. It collides elastically with a particle of mass 10m at rest and then moves with half its initial kinetic energy. अपनी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी से वो चला इधर की तरफ। इफ sin थीटा 1 इक्वल्स टू रूट n sin थीटा 2, तो n की वैल्यू क्या होगी? इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर, एंड देन मूव्स विद हाफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी बेटा अगर हाफ हुई है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1/√2 टाइम्स, क्योंकि वेलोसिटी को 1/√2 टाइम्स करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी। इसका मतलब यहां जो उसकी वेलोसिटी है वो u/√2 हो गई। 10m वाला इधर की तरफ जा रहा है। साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 में रिलेशन मुझे दे रखा है। अब एक बहुत बेसिक चीज मुझे सोचनी है, और वो बेसिक चीज ये है कि सर कोलिजन से पहले अगर मैं मोमेंटम देखूं तो एक्स के अलोंग है, तो कोलिजन के बाद भी जो मोमेंटम है वो एक्स के अलोंग ही होना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन से। इसका मतलब वाई के अलोंग जो मोमेंटम है वो 0 आना चाहिए। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को v2 मान लेता हूं आफ्टर कोलिजन, कंपोनेंट लेता हूं, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? mu/√2, और ये आ जाएगा साइन थीटा 1। और इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट लूंगा तो 10m v2, ठीक है, और कंपोनेंट के लिए साइन थीटा 2। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि मुझे y के अलोंग मोमेंटम 0 करना है, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम x के अलोंग है तो y के अलोंग 0 होना चाहिए। इसका मतलब mu/√2 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू 10m v2 और साइन थीटा 2। एक तो मैं m से m को कैंसिल ही कर दूं, ठीक है। दूसरी बात, x की तरफ मोमेंटम के लिए कंपोनेंट लूं तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल कर दूं। इनिशियल कितना है? mu+0 कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद में अगर मैं x के अलोंग लिखूंगा तो mu/√2, ठीक है, और प्लस कंपोनेंट लूंगा तो cos थीटा 1, प्लस में इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा 10m v2 और cos थीटा 2। एक इक्वेशन मेरे पास में ये बनेगा और एक इक्वेशन मेरे पास में बनेगा, और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी मैं लगा सकता हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा हाफ m u² इक्वल्स टू हाफ m u²/2 प्लस हाफ 10m v²। यहां से डायरेक्ट मेरे पास में v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दूंगा मैं v2 की यहां पर u की फॉर्म में, तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? m तो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू u की फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगी। वो वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट कर दूंगा, मुझे इस इक्वेशन की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां मेरे पास में u और v2 के बीच में रिलेशन है, v2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको मैंने v2 बोला, v2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, उस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का रिलेशन आएगा, उसको मैं इससे कंपेयर कर दूंगा तो मेरे पास में n की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी। ये ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल, ठीक है। जिन भी क्वेश्चंस में मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए केवल हिंट दे करके छोड़ा है ना बेटा, उन सारे कैलकुलेशंस को आप करके देख लेना, आंसर निकाल करके ही दम लेना। ऐसा मत मानना कि हो जाएगा, ये जो चीज होती है ना कि हो जाएगा, ये चीज आगे जाकर के बहुत परेशान करती है। कोई भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, बीच में मत छोड़ना उसको, आंसर निकाल करके ही दम लेना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां हमारी वर्क एनर्जी पावर की कहानी कंप्लीट होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरा सेगमेंट कंप्लीट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है।
सारी थ्योरी ले ली है, उनसे रिलेटेड क्या क्या वेराइटीज बनती हैं वो सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी अगर आप सॉल्व कर लोगे, थ्योरी को अगर आप एक बार पढ़ लोगे, तो जेई में मैं मान करके चलता हूं कि आपका वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आप क्वेश्चंस को पूरा पूरा समझें और सॉल्व करके देखें। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी, बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, बाय।